दोस्तों आपको याद होगा 1 अक्टूबर को किस प्रकार से इसराइल के ऊपर भयानक मिसाइल अटैक ईरान ने किए थे। इन मिसाइल्स में फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। अब दोस्तों इसराइल ने तभी कह दिया था कि वो इसका बदला लेगा, लेकिन दिन समय स्वयं चुनेगा। आज दोस्तों कुछ उसी की झलक हमें दिखनी शुरू हो चुकी है। एक मैसिव साइबर अटैक हुआ है ईरान के ऊपर। किसने किया है नहीं मालूम, लेकिन जानने वाले तो जानते ही हैं। दोस्तों ये साइबर अटैक अगर आप देखें तो ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब को ध्वस्त कर चुके हैं। दे ऑल हैव बीन क्रिपल्ड। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडर मैसिव साइबर अटैक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना ही नहीं, अगर हम ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि जो तीनों ब्रांचेस हैं ईरान की सरकार की, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सभी के सभी भयानक साइबर अटैक से हिल चुके हैं। इंफॉर्मेशन भी चुरा लिया गया है और इसके साथ अगर आप देखें तो बड़े मुसीबत में ईरान घिरा हुआ है। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे क्या इसराइल यही अटैक करने वाला था, यही साइबर अटैक, बस कहानी यहाँ पे खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ये शुरुआत है। अगर आप देखें तो इसराइल इससे पहले एक मेजर अटैक करता है, उसके पहले इस प्रकार से क्रिपलिंग डाउन किया जाता है दुश्मन को, यानी कि दुश्मन को अभी इस प्रकार से कमजोर कर दिया जाए, जब उसका एक्चुअल अटैक हो तो उस वक्त वो पूर्ण रूप से टूट जाए। तो उसकी तैयारी आपको ये देखने मिल रही है। इसीलिए एग्जैक्टली यही कारण है कि ये जो साइबर अटैक है ये बता रहा है कि अब एक्चुअल इजराइल का रिटेलिएशन बिल्कुल करीब है। अब किसी भी मोमेंट इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है ईरान के ऊपर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको याद होगा हिजबुल्लाह पे जो एक्चुअल अटैक हुआ था उसके पहले किस प्रकार से पेजर अटैक का इस्तेमाल किया गया था। पेजर्स के द्वारा हिजबुल्लाह की जितने भी ट्रूप्स थे, जितने भी मिड लेवल ऑफिसर्स थे, सीनियर लेवल के थे, सभी के सभी आउट ऑफ सर्विस हो गए थे। क्यों हो गए थे? कारण था कि इससे पहले इसराइल वहां पे ग्राउंड ऑफेंसिव करता, उसकी ये शुरुआत थी। कारण बड़ा सरल था। अब तो दोस्तों डेटा आ चुका है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज आया है जिसमें उन्होंने कुछ उनके पास सबूत लगाया, जिससे क्लियरली दिख रहा है कि हिजबुल्लाह कुछ अक्टूबर 7 जैसा ही एक और डेडली अटैक नॉर्दर्न इसराइल पे करने वाला था। जो सी ऑफ गलील है उसके आसपास के इलाके को हिजबुल्लाह कब्जा करना चाह रहा था और भयानक अटैक होने वाला था, और उसको रोकने के लिए इसराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया है। तो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक से हमने सीखा कि जब भी आप दुश्मन को एक्चुअल अटैक कर रहे हैं उसके पहले उसको घुटनों पे ऑलरेडी आप ला दें, जो कि पेजर अटैक ने किया। दोस्तों इसराइल की भी अगर आप बात करें तो इसराइल के ऊपर जो ईरान ने 1 अक्टूबर को हमला किया था, दोस्तों उसके बाद ये बात तो इसराइल ने क्लियर कर दी है कि वो तो बदला लेगा, और अमेरिकन मदद करे तो अच्छा होगा, वरना उनके बिना भी करेगा। और यहाँ पे जिस प्रकार का यूएस के ऊपर एक दबाव रहता है, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है इसराइल को मदद करने के लिए। बात यहाँ पे यही है, इस वक्त यूएस और इसराइल में जो चर्चा हो रही है वो हो रही है स्केल ऑफ अटैक की, कि किस प्रकार का अटैक किया जाए, क्या लेवल हो इंटेंसिटी का, बस उस पर चर्चा हो रही है। अटैक तो होना तय है, और इस प्रकार का अटैक इसराइल चाह रहा है जो कि इस इलाके में कभी किसी ने देखा ना हो। अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि उस अटैक के बाद क्या होगा उसको कंट्रोल करने में यूएस की मदद की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कुछ इस प्रकार का अटैक बिल्कुल इमिनेंट है, होने वाला है। ये इसलिए भी पता चल रहा है क्योंकि एक तो साइबर अटैक हुआ, दूसरे तरफ जब इसराइल अटैक करेगा तो उसका फॉल आउट कंटेन करने के लिए इस प्रकार का इजरायली मीडिया में न्यूज आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जेरूसलम पोस्ट में 12 अक्टूबर का ये न्यूज है। अमेरिकन सोल्जर्स थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल में डिप्लॉय कर रहे हैं और वो ऑपरेट करेंगे, यानी कि जब अटैक के बाद इसराइल के ऊपर भयानक अटैक्स होंगे, कहां कहां से होंगे अभी अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन होने वाला है, तो उसकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड मिसाइल्स यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो कुछ मीडिया पोर्टल्स कह रहे हैं ना जी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली मीडिया क्लियरली कह रही है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर अब डिप्लॉय होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना होगा वेस्ट एशिया में आपको जवाब तो देना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण बड़ा सरल है। अगर आप वेस्ट एशिया में देखें, इस इलाके की बात करें, तो रिस्ट्रेन यानी पीछे हटना कमजोरी की तरह देखा जाता है, और यहाँ पे इजराइल अब तक सरवाइव किया है। उसके पीछे कारण ही यही रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, और अगर वो ईरान के अटैक का बदला ना ले तो कहीं ना कहीं
वो उसकी नाक पे आ जाएगी। सब यही समझेंगे आसपास में कि इजराइल कमजोर हो चुका है। और ये बात ना तो इजराइल के लोग चाहेंगे कि ऐसा लीडर उनका हो, बेंजामिन नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेंगे, और जहां तक बात है बाकी देशों को भी ये सिंबल, वो कभी ये सिग्नल नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे इजरायली रिटेलिएशन तो आएगा ही, अटैक, लेकिन जैसा बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था, इट विल बी डेडली, इट विल बी प्रिसाइज एंड अबव ऑल सरप्राइजिंग। याद है ना दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हमने समय लेके किया था, तो वैसे ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक भयानक अटैक होगा। यहां पे आपको जानना होगा, न्यूज आ रहा है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ फोन कॉल में थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है, वो भी इस फोन कॉल को अटेंड की है। इससे एक बात क्लियर समझ आ रही है, अगर आप यूएस पॉलिटिक्स को देखें तो उनके ऊपर कंटिन्यूअसली डेमोक्रेट्स के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, स्पेशली जो बाइडेन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उनके ऊपर ट्रंप का लगाना है आरोप कि देखिए मेरे होते हुए तो मैं तो सामने से इजराइल की मदद करता, लेकिन जो बाइडेन मदद नहीं कर रहे, कमला हैरिस तो फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो यूएस में दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोटर बेस है जूइश पॉपुलेशन का। जितना बड़ा वोटर बेस है उससे ज्यादा वो अपना इन्फ्लुएंस यूएस के पॉलिटिक्स में कमांड करते हैं। कारण है बाई पार्टीजियन जूइश को सपोर्ट, जूइश ग्रुप्स को सपोर्ट है यूएस में, जिस वजह से अगर आप देखें तो कमला हैरिस के लिए बेहद आवश्यक है जो फंडिंग से लेके सारी चीजें, एक महीना अभी चलाना है, एक महीने में सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तो इसमें इनको उभर के दिखना होगा कि ये इजराइल के लिए खड़ी हुई हैं। अब ये इजराइल के लिए खड़ी हो रही हैं, तो इसीलिए यहां पे एक ऐसा डील साइन होता हुआ दिख रहा है जिसमें जो रिस्पॉन्स होगा इजराइल का ईरान के ऊपर, वो पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल कर लिया जाए कमला हैरिस के द्वारा। कुछ इस प्रकार का डील होगा जो लग रहा है। अदरवाइज इजराइल के तो दोनों हाथ में लड्डू है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ट्रंप आए तो वो तो ओपनली प्रो इजराइल है। अगर ट्रंप नहीं आ पाए, कमला हैरिस आई, तो इसके लिए भी इनको भी कुछ इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि ये भी प्रो इजराइल स्टैंस लेकर के आ जाए, और ऐसा जो इजराइल अटैक करे उसका श्रेय इनको भी मिल जाए और चुनाव में ये भी उसे भंजा लें। दोस्तों जो भी है, अगर आप देखें तो इजराइल क्या अटैक करेगा, इस वक्त जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो यही है कि ईरान के मिलिट्री फैसिलिटीज पर, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर, उसके एनर्जी सेक्टर पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे, जो कि अगर आप देखें तो यूएस की बात करें तो वो लेस सपोर्टिव है। वो कह रहा है कि आप न्यूक्लियर सेक्टर पे अटैक मत कीजिए, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर मत कीजिए, वैसे ही एनर्जी सेक्टर पे भी मत कीजिए, क्योंकि इसके कंसिक्वेंसेस बड़े आगे तक आप देखिए तो दूरगामी आने वाले हैं। अगर आप एनर्जी सेक्टर की ही बात कर लीजिए, अगर उसके इतनी बड़ी उसकी रिफाइनरी कैपेसिटी है, करीबन 2.5 मिलियन बैरल पर डे वो रिफाइन करता है, यदि उसको खत्म कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं एनर्जी मार्केट में किस प्रकार का शॉक आएगा। आप में से कई लोग कहेंगे अरे ईरान तो सैंक्शन है, क्या शॉक आएगा, क्या बात कर रहे हैं। नहीं आएगा, ईरान आज भी तेल दे रहा है चाइना को। इसके सिवा आप अगर देखें तो कई ट्रेड ऐसे होते हैं जो मिड सी होते हैं, जो किसी पोर्ट में नहीं होते, समुद्र के बीच में टैंकर जहाज आते हैं, तेल का ट्रांजैक्शन होता है, लेके आगे जगह चला जाया जाता है। आज की ही बात कर रहा हूं, एक इंडियन कंपनी है, उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाया है जो इसी प्रकार का मिड सी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा था। तो इस प्रकार से ईरान का तेल दुनिया भर में जा रहा है। मान लेते हैं केवल चाइना तक जा रहा है, तो भी यदि ईरान का तेल फॉर सम रीजन इजराइल स्ट्राइक करता है, उसकी रिफाइनरी बंद हो जाती है और चाइना में वो तेल नहीं जाता है, तो सोचिए चाइना ओपन मार्केट में लेने में मजबूर हो जाएगा। तो इस समय में तेल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी। तो वो तेल जो चाइना से, वो नहीं, जो ईरान से लेता था चाइना, वो अब रशिया से लेने लगेगा, तो तेल की कीमत बढ़ेगी और रशिया को फायदा हो जाएगा। तो ये बात यूएस कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए वो नहीं चाह रहा कि आप उसकी एनर्जी फैसिलिटी उड़ाए इजराइल, ना ही न्यूक्लियर सेक्टर में कोई अटैक हो, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है तो एक तो है कि उसको कंडक्ट करना आसान नहीं है। अगर आप ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से वो काफी अंदर हैं, दे आर डीप इनसाइड। तो यहां तक ऑलरेडी ईरान ने क्या किया है, इनके आसपास अपना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया है।
अगर आप देखें तो रशियन मेड S-300 है, SA-22 है, उसका खुद का खोर्डैट 15 बवार 373 सिस्टम्स यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनकी सुरक्षा तो वो करेगा ही। इसके सिवा इतना आसान भी नहीं है। अगर आप देखें तो 1600 किलोमीटर डायरेक्ट दूरी है, और इसके लिए जिस प्रकार से इजरायली अगर प्लेन्स के द्वारा, जेट्स के द्वारा प्रेसिजन स्ट्राइक होने वाला है, तो उनको उड़ के जाना पड़ेगा इतनी दूर, तो मोस्ट लाइकली मिड सी उनको कहीं पे, या फिर मिड एयर उनको वापस से रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो वो फैसिलिटी कौन सा देश देगा? एक तरीका है कि जॉर्डन में करें, या उसके आगे जाके कहीं सऊदी में करें, कतर में करें, या अन्य कहीं करें। तो ये अगर करते हैं तो ईरान ने तो ऑलरेडी धमकी दे दी है, इजराइल को मदद ना करें या फिर आपके ऊपर भी, आपके भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अटैक कर देंगे। आप देख सकते हैं ये भी कल का ही न्यूज है, आपके सामने आया है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ऑलरेडी अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया है, लेकिन बात नाक की है, वो चाह के भी नहीं रुक पा रहे। ऐसा कई लोगों का अगर आप देखें तो मानना है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है, और ऑक्टोपस की तरह जितने भी यूएस इंस्टॉलेशन एंड प्रो यूएस इंस्टॉलेशन वेस्ट एशिया में है, वो उनको जैसे ऑक्टोपस अपने 8 पैरों से घिरता है, कुछ वैसे ही घेर रहा है। वो ऑक्टोपस का हेड ईरान है, लेकिन उसके अगर आप टेंटिकल्स देखें, आर्म्स देखें, तो एक आर्म उसका हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट करता है। वैसे ही आप देखें तो हमास गाजा में ऑपरेट करता है। वैसे ही आप देखें तो इराक में, सीरिया में बशर अल असद की सरकार है, वो भी इसी के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं। यमन में हुती हैं, वो भी इसके आर्म हैं। तो इसके द्वारा इस इलाके पे वो अपना डोमिनेंस रख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डेफिनेटली जब हिजबुल्ला को मारा है, तो 20 साल में करीबन ईरान ने हिजबुल्ला को मदद करके बिल्ड किया था, रातों रात वो खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, हमास कमजोर हो गया है। लेकिन ऑक्टोपस के ये बस 2 पांव है, बाकी का क्या? तो अब जब डायरेक्ट ऑक्टोपस पे अटैक होने वाला है तो चीजें देखने मिलेंगी, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, जब इजराइल ने हिजबुल्ला पे अटैक किया था तो ईरान को दर्द हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे ऑक्टोपस का अगर पैर है उसको काटा जाए तो ऑक्टोपस को दर्द होता है, या जो भी महसूस होता कि इट हैज लॉस्ट इट्स आर्म, तो इसीलिए ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया था। तो आप देख सकते हैं कुछ वैसा ही अब जब इजराइल डायरेक्टली ईरान पे अटैक करेगा तो उसके रेमिफिकेशंस बड़े दूरगामी होंगे। तो सोच के करना होगा, क्योंकि एक बात हमें जाननी होगी, अगर आप कह रहे हैं इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम अटैक करने वाले हैं, तो वो दे आर डीप अंडरग्राउंड। उस प्रकार से यदि उनको खत्म करना है तो जो जेट्स जा रहे हैं, नॉर्मल जो बंकर पेनिट्रेशन मिसाइल्स है, बंकर बस्टर्स है, उनके बस की बात नहीं है। बड़े ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स, बड़े ही मजबूत किस्म के बंकर बस्टर्स चाहिए, जो कि नॉर्मल जेट्स के भी द्वारा नहीं जा सकते। कई ऐसे हमारे अगर आप देखें तो जो डिफेंस एनालिस्ट है, उनका कहना है उस प्रकार की कैपेबिलिटी जो कि इजराइल को पास इस वक्त नहीं है, वो ईरानी, वो केवल और केवल अमेरिकन लिमिटेड B-52 बॉम्बर्स वगैरह ही हैं जो उस प्रकार के इतने हाई ईल्ड वाले वेपन्स उस गहराई तक पहुंचा सकते हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी जैसे नटान्स वगैरह, उनको फोर्डो वगैरह, उनको नुकसान पहुंचा सके। वो भी पार करके जाना होगा इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ये देखने वाली बात है, ये कैसे होगा। नॉर्मल मिसाइल से यदि इजराइल ट्राई करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा, जेरिको वगैरह है उनके पास, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो मिड एयर कहीं ना कहीं रोक लिए जाए, तो उससे इस प्रकार का प्रभावी अटैक होने की संभावना लिमिटेड है, कम है। तो अब देखने वाली बात है। लेकिन एक बात हमें जानना होगा, इजराइल बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है, और वो चीजों को लास्ट मोमेंट में कुछ अलग सा करके दिखा देता है। तो अब बस लग रहा है वो घड़ी आने वाली है, क्या इजराइल करने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हमारे यूपीएससी के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लिबर्टी बैच है, आरंभ बैच है, शिखर बैच है। आप इनका फायदा अवश्य उठाएं। एक बार अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप कुछ भी देख सकते हैं अक्रॉस यूपीएससी।
आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में देखिए, 2025 के बैच को देखिए, 26 को देखिए, 27 को देखिए, आप जिसको देखना चाहे आप देख सकते हैं। आप उनसे लाइव बैचेस से आप सीखेंगे, पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस आप चाहें तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगी। सारे बैचेस का एक्सेस है, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे दिए गए लिंक्स का फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। जस्ट कमेंट बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको लिंक मिल रहा है। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, दोनों के ही पर्सपेक्टिव से करते हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। स्टेट, PSC, बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवश्य जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा हमारा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, वन स्टॉप सोल्यूशन। ये सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस है, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स हैं, आज का डाउट है, सब कुछ आपको मिलता है, डेली कंटेंट मिलता है। तो ये सब आपको यहाँ मिल रहा है, जरूर जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।